बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कल हमने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन टू रिस्पायरेशन यानी रिस्पायरेशन के बारे में इंट्रोडक्टिव वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने बात की थी रिस्पायरेशन पर और फिर उसके ऊपर टू टाइप ऑफ रिस्पायरेशन के ऊपर डिटेल से बात हुई थी, एरोबिक एंड एनारोबिक। उसी के साथ साथ एक्सटर्नल और इंटरनल रिस्पायरेशन यानी सेलुलर रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग के बारे में बात की थी। आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम को, ठीक है। सो रिस्पायरेटरी सिस्टम जाने से पहले मैं कहता हूँ कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन के बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लें, ठीक है। रिस्पायरेटरी ऑर्गन, अब रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता क्या है। रिस्पायरेटरी ऑर्गन वो ऑर्गन है, ठीक है, जो जिसके ज़रिए से रिस्पायरेशन होती है, जिसके ज़रिए से रिस्पायरेशन होती है। सो इसके लिए मैं एक ही पॉइंट लिख देता हूँ कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में different organisms have different organs, ठीक है। अब ये दोनों डिपेंड करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन का होना ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पर। एक को हम कहते हैं हैबिटेट पर, हैबिटेट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, कि उसका रहन सहन कहाँ पे है। दूसरा हम कहते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनिजम्स का लेवल क्या है, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने बात की थी, ठीक है, कि जो जितने भी आपके साथ लेवल हैं वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 9th क्लास में है, ठीक है, कि हमारे साथ यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है या कॉलोनियल है, तो उसे हम फिर क्या कहते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं या ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सा रिस्पायरेटरी ऑर्गन होना चाहिए या कहाँ पर होते हैं। फॉर एग्जांपल, इसके लिए मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ, फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म्स देख लें आप, जो कि हमारे साथ प्लेटीहेलमिन्थेस हैं, ठीक है। या उसके साथ मैं कहता हूँ स्पॉन्जीज देख लें, ठीक है। या उसके साथ आप सिलेंट्रेट्स देख लें, जितने भी सिलेंट्रेट्स हैं, ठीक है। तो इन सब में रिस्पायरेशन कहाँ होती है या इसके लिए जो ऑर्गन है वो कौन सी है। तो इन सब के लिए रिस्पायरेशन क्या होती है कि ये एंटायर बॉडी यूज़ करते हैं, पूरा का पूरा बॉडी ये किस के लिए यूज़ कर सकते हैं, रिस्पायरेशन के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा हम देखते हैं जो आपके साथ इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। आप इंसेक्ट्स ले लें कि इंसेक्ट्स कैसे रिस्पायरेशन करते हैं या कौन सा उसमें ऑर्गन मौजूद होता है, ठीक है। यानी इंसेक्ट्स में आप कॉकरोच ले लें, तो उनमें रिस्पायरेशन कहाँ पर होती है, उनमें एक ऑर्गन मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं स्पेरिकल्स, या इसमें ट्रेकिया होती हैं और वही ट्रेकिया डिवाइड हो जाती हैं ट्रेक्यूल्स में। सो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से वो अपना रिस्पायरेशन करते हैं। वो क्या करते हैं, अपना रिस्पायरेशन करते हैं। इसके बाद हम एग्जांपल ले लेते हैं गिल्स का, गिल्स, ठीक है। तो गिल्स सिर्फ फिशेस में नहीं होती, ठीक है। फिश के साथ कुछ एम्फीबियंस इस तरह से हैं कि मोलस्कस, फाइलम मोलस्का जो है उसमें भी गिल्स होती हैं। और इसी के साथ कुछ आर्थ्रोपोड्स इस तरह हैं, आर्थ्रोपोड्स, जिसमें गिल्स के ज़रिए से क्या होती है, रिस्पायरेशन होती है। और इसी गिल्स रिस्पायरेशन की वजह से इसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियल रिस्पायरेशन। और इस जो ट्रेकिया के ज़रिए करते हैं उसे हम ट्रेकियल रिस्पायरेशन कहते हैं। आफ्टर दैट हम लास्ट में आते हैं लंग्स पर, कि लंग्स कौन से ऑर्गेनिज्म में होती है या कहाँ पर होती हैं। तो जितने भी आप एम्फीबियंस ले लें, एम्फीबियंस, या उसके साथ आप ले लें रेप्टाइल्स, ठीक है। इसके साथ आप ईव्स यानी बर्ड्स ले लें या फिर ह्यूमंस ले लें, तो उनमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है, लंग्स हैं, जिसमें वो लंग्स के ज़रिए से रिस्पायरेशन करती हैं। और इसी वजह से लंग्स की वजह से जो रिस्पायरेशन होती है फिर उसे हम पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहते हैं। एम्फीबियंस में हमारे साथ जो गिल्स मौजूद होती हैं वो एक्सटर्नल गिल्स होती हैं। लाइक आप फ्रॉग को ले लें, और फ्रॉग में आपके साथ जब टेडपोल होती हैं, टेडपोल लार्वा जब
उसकी आप एग्जांपल लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आज जो बात करनी है सेकेंड ईयर की ज़ूलॉजी में या सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में, तो उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ लंग्स की बात करनी है और ह्यूमन तक ही उसको देखना है, ठीक है। तो आप साथ साथ नोट करते जाएं क्योंकि मैं मिटाता जाऊँगा, सो काइंडली आप नोट्स बनाते जाएँ, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट हमारे साथ अब आते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम पर। कि हमारे साथ रिस्पायरेटरी सिस्टम को हम 2 फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम को 2 फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम कहेंगे द वन इज रिस्पायरेटरी पैसेज, रिस्पायरेटरी पैसेजवे, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज रिस्पायरेटरी ऑर्गन, रिस्पायरेटरी ऑर्गन। अब जो हमारे साथ रिस्पायरेटरी पैसेजवे है, इसका मतलब क्या है कि जिस तरीके से आपका जो एयर है वो किस वे से एंटर हो रहा है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हमारे साथ क्या है, एक्सटर्नल नोज़ है, नोज़ के बाद आपके साथ फेरिंक्स है, ठीक है। उसके बाद लेरिंक्स है, फोर्थ वन ट्रेकिया, एंड फिफ्थ वन ब्रोंकाई, सिक्स्थ वन ब्रोंक्यूल्स, एंड सेवंथ वन इज अल्व्यूलाई। ये आपके साथ क्या हो गया, आपके साथ एक पैसेज वे हो गया जिस पर MCQs भी आ सकता है कि आपके साथ इसमें आपको डिफरेंट दिए होते हैं, कभी पेरिंग्स को नीचे ले आते हैं या लेरिंग्स को ऊपर या लेरिंग्स को नीचे और ट्रेकिया को ऊपर। सो आपने इस पैसेज वे को याद रखना है, ठीक है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, नोज होता है, फिर पेरिंग्स होता है, फिर लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड अल्व्यूलाई। इसी के साथ दूसरा जो हमारे साथ दिया हुआ है ऑर्गन, तो हमारे साथ सिर्फ एक ही ऑर्गन यूज़ होता है और वो है लंग्स, ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम को 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है, रिस्पायरेटरी पैसेजवे और दूसरा रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम दूसरी बात करते हैं कि एक को हम अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम भी कहते हैं और दूसरे को हम लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो आपके साथ जो नोज़ है, ठीक है, पेरिंग्स हो गया और लेरिंग्स हो गया, इसके साथ ही वोकल कार्ड जिसे हम अपर लोकर कार्ड के तहत या अबव वोकल कार्ड के जितनी भी चीज़ें हैं उसे हम क्या कहते हैं, दिस वन इज कॉल्ड अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। इसके नीचे जितनी भी आती हैं तो ये आपके साथ नेक रीजन के नीचे आती हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो आप इसके नोट करते जाएं, इसके साथ साथ आपके MCQs भी बनते जाएंगे, ठीक है। अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, नोज आता है, फेरिंग्स आता है, लैरिंग्स, या इसके साथ आप लिख सकते हैं कि अबव वोकल कार्ड जितनी भी हैं, ठीक है। उसके बाद आपके साथ जो लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसमें ट्रेकिया आता है, ब्रोंकाई आता है, ब्रोंक्यूल्स एंड अल्व्यूलाई, ठीक है। लंग्स पैसेजवे में नहीं आता क्योंकि लंग अलग ही ऑर्गन है, लेकिन अगर आप यहाँ से फिर देखेंगे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल और अल्वेलाई से, तो ये फिर लंग्स के अंदर आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, पैसेजवे अगर बात आएगी तो आपने ये लिखना है, अगर रिस्पायरेटरी ऑर्गन की बात आएगी फिर आपने लंग्स लिखना है, ओके। समझ आ गई यहाँ तक। आफ्टर दैट इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नंबर वाइज। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे नोज़ को, ठीक है। सो सबसे पहले आपके साथ क्या है, नोज़ है। नोज़ आपके साथ वाहिद एक पैसेजवे में एक पॉइंट है जो आपके साथ आउटर यानी एक्सटर्नल है, या हम कहते हैं कि ये इट इज़ अ विजिबल पार्ट ऑफ होल रिस्पायरेटरी सिस्टम, इट इज़ अ विजिबल पार्ट ऑफ होल रिस्पायरेटरी सिस्टम। दूसरा आप इसके साथ लिख सकते हैं कि इसमें हमारे साथ हेयर्स भी होती हैं, ठीक है, और उसके साथ ही म्यूकस होती हैं जो म्यूकस सिक्रीशन करती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम कहते हैं कि ये जो नोज़ है ये बना किस चीज़ से है, सो इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ कार्टिलेज, फाइब्रो फैटी टिश्यूज़, ठीक है, एंड बोन्स भी हैं, ठीक है, बोन्स, ओके। मैं नीचे लिख लेता हूँ ताकि डायग्राम बना दूँ। बोन्स, अगर हम इसके डायग्राम को देख लेते हैं, डायग्रामेटिक हम देख लें तो देखिए आपके साथ फॉर एग्जांपल आप नोज़ को उठा लें और एक साइड पे रख लें, सो नोज़ शुड बी लाइक दैट, ठीक है। ये आपके साथ एक्सटर्नल ओपनिंग हो गई, ठीक है, जिसे हम नोस्ट्रल कहते हैं। दिस वन इज़
external opening, external opening, and this is called external nostrils, nostrils, ठीक है। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स यानी जो आपका नोज़ है और नोज़ के जो फर्स्ट पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूलर रीजन। 3 रीजन्स हैं, ठीक है, आपके नोज़ में। वेस्टिब्यूलर रीजन, वेस्टिब्यूलर रीजन में क्या क्या है, इसमें आपके साथ हेयर्स हैं जिसे हम सीलिया भी कहते हैं, हेयर्स हैं, ठीक है। दिस वन क्या है, हेयर्स हैं, ठीक है। और हेयर्स के साथ साथ आप म्यूकस सिक्रीशन के लिए भी क्या कहते हैं कि म्यूकस ग्लैंड मौजूद हैं। क्या मौजूद है, म्यूकस ग्लैंड आर प्रेजेंट देयर, ठीक है। तो वेस्टिब्यूलर रीजन में आपके साथ क्या हुआ, हेयर्स आ गए और म्यूकस ग्लैंड आ गए, ठीक है। यहाँ पर देख लें, यह आपके साथ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स हो गया। इस रीजन के ऊपर दूसरा रीजन आता है जहाँ पर 3 बोन्स हैं। क्या है, 3 बोन्स आर प्रेजेंट देयर लाइक दैट, लेकिन वो क्रिस क्रॉस में होंगे या आप कह सकते हैं कि जिग-जैग होंगे, ठीक है। 3 बोन्स आर प्रेजेंट देयर एंड दैट बोन्स आर कॉल्ड नेजल कोचे। इसको हम क्या कहते हैं, नेजल कॉन्चे कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड सुपीरियर कॉन्चे, सेकेंड वन इज कॉल्ड मिडल कॉन्चे एंड थर्ड वन इज कॉल्ड इंफीरियर कॉन्चे, ठीक है। तो आपके साथ ये 3 बोन्स होंगे। अब इन 3 बोन्स का काम क्या है, जितने भी आप देख लें, जो इस पर जो हवा आती जाएगी, ठीक है, उसको ये क्या करेगा, वार्म करेगा, वार्म एंड मॉइस्चर करेगा, और उसके साथ साथ ही ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है। सो ये क्या करता है, वार्म द एयर, वार्म एंड मॉइस्ट द एयर। उसके साथ दूसरा काम क्या कर रहा है, सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर रहा है। सो यहाँ पर जो आपके साथ सेकंड पोर्शन आ गया या जो सेकंड रीजन है, इसे हम रेगुलेटरी रीजन कहते हैं, सॉरी रेस्पिरेटरी रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी रीजन। इसके एंड पर यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर नोज ख़त्म हो रही है, दिस वन, दे आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी रीजन। इसे हम क्या कहते हैं, olfactory region, and here epithelium is present and that epithelium is called olfactory epithelium। olfactory epithelium tissues मौजूद होती हैं जिसे हम olfactory epithelium कहते हैं, ठीक है। ये आपके साथ क्या हुआ, नोज हो गया। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या कहते हैं कि जो नोज़ है, ठीक है, उसमें आपके साथ नोस्ट्रिल्स भी मौजूद हैं और नोस्ट्रिल्स के साथ ही इनसाइड पर सीलिया हैं, यानी हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, या आप देख सकते हैं हेयर्स भी मौजूद हैं। अब इसका काम क्या है, यहाँ से जब आप बाहर से सिटी में हैं, चाहे ज़्यादातर मैं सिटी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सिटी में ज़्यादातर डस्ट होती है, ठीक है, या डर्टी पोल्यूशन वहाँ पे डर्टी होता है। तो यहाँ से जिस तरह भी डायरेक्टली आपके नोज़ में वही गंद भरी हवा जाती है, तो ये हेयर्स क्या करते हैं, अल्लाह ताला की शान देखें, ये हेयर्स आपके लिए वो डस्ट पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डस्ट पार्टिकल खींच लेते हैं, ठीक है। और ये म्यूकस जो ग्लैंड मौजूद होती है, ये म्यूकस उस पर सिक्रीट कर लेता है और म्यूकस सिक्रीशन के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी चिपक जाते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से वो इनसाइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं जा सकते हैं। सही है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर नोज में आपने देख लिया कि विजिबल पार्ट है, उसमें 3 रीजन्स हैं, वेस्टिब्यूलर रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन एंड ऑल्फैक्टरी रीजन। वेस्टिब्यूलर रीजन में हेयर और म्यूकस ग्लैंड मौजूद होते हैं। रेस्पिरेटरी रीजन में आपके साथ 3 नेजल कोंचे हैं, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर, जो कि सरफेस एरिया को ज़्यादा कर रहा है, यानी बढ़ा रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, और वही वार्म और मॉइस्ट एयर को वार्म और मॉइस्ट रखने के लिए भी काम कर रहा है। उसके ऊपर ही हमारे साथ एपिथेलियम है जिसे हम ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम कहते हैं, और दैट रीजन इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी रीजन। आफ्टर दैट सेकेंड वन हमारे साथ क्या है, पैरिंग्स है। सेकेंड वन इज पैरिंग्स। सेकेंड वन नोजल, जो नोज है, नोज के पास के बाद जो दूसरा पोर्शन आता है उसे हम क्या कहते हैं, पैरिंग्स कहते हैं। पैरिंग्स क्या है, ये कोन शेप्ड है, कोन शेप्ड
स्ट्रक्चर है और ओरल कैविटी, नेजल कैविटी एंड लेरिंग्स या लेरेंजल कैविटी, लेरिंगो कैविटी के साथ ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तीनों कैविटीज़ के साथ ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये डाइजेशन में और एंड रिस्पायरेटरी में, सिस्टम में, रिस्पायरेशन में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, ठीक है। अब ये होता किस तरह है, देखिए, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बना लें तो ये हो गया आपका नोज़, ठीक है, ये हो गया माउथ एंड लाइक दैट। चलें, इसी तरह हो गया। खैर इतना ड्राइंग आता नहीं है मुझे, सॉरी। लाइक दैट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका नोज़ हो गया, ये आपका माउथ हो गया। इसी के साथ यहाँ पर क्या करते हैं, नोज़ के नीचे हार्ट पैलेट मौजूद है, क्या है, जिसे हम तालू कहते हैं, ठीक है। हार्ट पैलेट इज़ प्रेजेंट देयर। उसी के साथ ऊपर जितना भी आपके साथ आता है ये पोर्शन, ये आपके साथ नेज़ल कैविटी है, ये आपके साथ क्या है, नेज़ल कैविटी है, ठीक है। और फेरिंक्स को हम दूसरा नाम भी देते हैं, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड कॉमन चैम्बर ऑफ फूड एंड एयर। इट इज़ अ कॉमन चैम्बर ऑफ फूड एंड एयर, ठीक है। अच्छा, यहाँ होता क्या है, जो आपके साथ नेज़ल कैविटी हो गया, ओरल कैविटी हो गया और लेरिंगो कैविटी, ठीक है, लेरिंगो कैविटी। अब ये पेरिंग्स क्या है, ये तीनों के साथ मिला हुआ है, सो दैट्स व्हाई दे हैव डिफरेंट नेम ऑन द बेसिस ऑफ देयर अटैचमेंट। अगर नेज़ल कैविटी के साथ पेरिंग्स अटैच है तो फिर उसे हम नेज़ो पेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नेज़ो पेरिंग्स। अगर ओरल कैविटी के साथ है तो फिर हम उसे ओरल पेरिंग्स कहते हैं या ओरो पेरिंग्स कहते हैं। अगर लेरिंग्स के साथ अटैच है तो फिर उसे हम लेरिंगो पेरिंग्स कहते हैं। काइंडली आप अपने साथ ये नोट्स बनाते जाएं, नोट करते जाएं, क्योंकि मैं बार बार मिटा रहा हूँ, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या होता है, जो पेरिंग्स है इसी के नीचे से ये जो पेरिंग्स होता है ये हमारे साथ ट्रेकिया के साथ अटैच होता है, या लेरिंग्स के साथ, सॉरी, लेरिंग्स के साथ अटैच होता है। इसी के बाद यहाँ से लेरिंग्स और ट्रेकिया स्टार्ट होती हैं। यहाँ पर इसके नीचे जिस तरह भी आप आएंगे तो यहाँ पर हमारे साथ दो पाइप स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। एक थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होता है, ठीक है, और दूसरा थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट होता है। अब दिस वन इज कॉल्ड ट्रेकिया। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं। एंड ट्रेकिया इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप। दूसरे साइड पर हमारे साथ क्या है, एसोपेगस है। क्या है, एसोपेगस। एंड एसोपेगस इज कॉल्ड फूड पाइप। इसे हम क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं, ठीक है। एक ट्रेकिया हो गया, ठीक है, वेंट पाइप, एंड सेकेंड वन इज एसोपेगस। अब ये ट्रेकिया के ऊपर हमारे साथ क्या मौजूद है, लेरिंग्स मौजूद है, जिसे हम वॉइस बक्स कहते हैं। क्या, यहाँ पर हमारे साथ क्या मौजूद है, लेरिंग्स मौजूद है, लेरिंग्स। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बक्स। इसे हम क्या कहते हैं, वॉइस बक्स कहते हैं। अब इस लेरिंग्स के ऊपर, यानी या जो लेरिंग्स की ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम ग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं। अब इस ग्लॉटिस के ऊपर से हमारे साथ यहाँ पर एक कार्टिलेज है, जिसने इस ग्लॉटिस को बंद करना होता है और खोलना होता है। दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग या दैट कार्टिलेज इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। इसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है। एपिग्लॉटिस का काम क्या है, जब आप यहाँ से खुराक खाते हैं, ठीक है, यहाँ से आप जो नवाला खाते हैं, ठीक है, तो वो जल्दी में जब आप खाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ से सांस भी ले रहे हैं और वो सांस के साथ सांस की नाली में खुराक आ जाए। तो उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ये क्या होता है, ये कार्टिलेज लगा होता है और ये एक इस तरह स्लिपरी लगा होता है जिस पर यहाँ से खाना आता है और फूड पाइप में गिर जाता है, ठीक है। ओके, सो इसका ये काम हो गया। आफ्टर दैट हमारे साथ थर्ड वन क्या है, थर्ड वन इज लेरिंग्स। लेरिंग्स पे आते हैं। फेरिंग्स भी हो गया, नोज भी हो गया, थर्ड वन इज लेरिंग्स। सॉरी, लेरिंग्स हमारे साथ क्या है, इट इज़ अ
आल्सो कॉल्ड ऑर्गन ऑफ वॉइस, इसे हम वॉइस ऑर्गन भी कहते हैं, ठीक है। ये होता किस तरह है, यहाँ पर हमने बात की, ठीक है, जो लाइक दैट, यहाँ पर जो विंड पाइप है, विंड पाइप के ऊपर ये हमारे साथ मौजूद होता है, ठीक है। इट इज़ आल्सो मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ, इसमें हमने बात कर ली है, ठीक है, बस सिर्फ पॉइंट्स लिख रहा हूँ आपके लिए 2-3। मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज and it also contain muscles and vocal cord, जो कि साउंड प्रोडक्शन में काम करता है, vocal cord which helps in sound production, जो कि हमारे साथ मदद करता है किस चीज़ में, साउंड प्रोडक्शन में, ठीक है। आफ्टर दैट लेरिंग्स के बाद हमारे साथ आता है सेकंड वन इज़ trachea, which is most important, having lot of detail, trachea, ठीक है। अब trachea क्या है, it is also called a wind pipe, इसे हम क्या कहते हैं, wind pipe कहते हैं, जिसकी लंबाई तकरीबन 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर तक हो सकती है। and it have incomplete rings which is made up of cartilage, और उन रिंग्स की तादाद है 16 to 20 इनकम्प्लीट रिंग्स, ठीक है। और ये इनकम्प्लीट रिंग्स किस तरह होती हैं, लाइक सी शेप, इसे आप नेम भी दे सकते हैं, सी शेप्ड रिंग्ड आर प्रेजेंट देयर, ठीक है। अब इसका काम क्या है ट्रेकिया का, ट्रेकिया कुछ इस तरह से बना होता है, यानी आपके साथ ये आपका ट्रेकिया आ गया, और ट्रेकिया के हेड पर हमने बात की थी क्या लगा हुआ है, वॉइस बॉक्स लगा हुआ है, दिस वन इज़ वॉइस बॉक्स। अब जो ट्रेकिया है ना, इस पर आपके साथ अप साइड से, यानी बाहर की तरफ से जब आप देखते हैं अपने थ्रोट पर आप हाथ लगाएं तो आपको पता चल जाता है इस तरह से सी शेप स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, सी शेप इस तरह, ठीक है। ये हमारे साथ 16 to 20 हो सकते हैं, ठीक है, सी शेप। और इसने क्या करना है, क्योंकि इसके पीछे हमने बात की है, यहाँ क्वेश्चन राइज होता है कि सर यहाँ पर जो सी शेप्ड है ये बिल्कुल गोल क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पीछे हमने बात किया कि एसोफेगस मौजूद है, क्या मौजूद है, एसोफेगस। फॉर एग्जांपल अगर ये इस तरह सी शेप्ड होता तो एसोफेगस पर क्या होता, ज़ोर लगता, दबाव लगता, और एसोफेगस में जब आप नवाला खाते हैं, नवाला उसमें जाता है, तो फिर इसी वजह से ये सी शेप जो है, इसी वजह से है कि इसके पीछे हमारे साथ क्या मौजूद हैं, मसल्स मौजूद हैं, जो कि उस नवाले को अंदर जाने में मदद देती हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप देख लें कि अगर ये सी शेप होता तो ये फिर कोलैप्स भी हो जाता, ठीक है, क्योंकि बाहर से अगर आप कोई पुश भी कर लेते हैं थोड़ा सा तो फिर ये कोलैप्स हो जाता। अब अगर बहुत ज़्यादा ज़ोर करेंगे तब होगा, ठीक है, क्योंकि उसके वजह से सांस की नाली बंद हो जाती है, फिर ये टूट भी जाता है। लेकिन हम क्या कहते हैं, अगर थोड़ा सा ज़ोर भी कोई दे दे तो फिर कोलैप्स नहीं होता, ठीक है। अगर ये सी शेप नहीं होता, रिंग शेप होता, तो फिर ये इसकी कोलैप्स होने की जो कोलैप्स होने की जो रेशो है वो फिर ज़्यादा होती, ठीक है। सो ये हमारे साथ क्या हो गया, ट्रेकिया हो गया, जो जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं, और ये किस जगह पर मौजूद है, एसोफेगस के बिल्कुल फ्रंट पे मौजूद हैं, ठीक है। इसमें सी शेप कार्टिलेज से बने हुए रिंग्स हैं, ठीक है, एंड दे आर 16 to 20 इन नंबर। और ये काम क्या कर रहा है, ये डायरेक्टली ओपन हो रहा है। अब ये डायरेक्टली कहाँ पर ओपन होगा, ब्रोनकाई में ओपन होगा, और जब ट्रेकिया ब्रोनकाई में ओपन होता है तो उसे फिर हम प्राइमरी ब्रोनकाई कहते हैं। यहाँ पर आपके साथ क्या आ गया, ब्रोनकाई आ गया, ठीक है। ब्रोनकाई क्या है, जब आपके साथ ट्रेकिया हमने बात की, ठीक है, ट्रेकिया की फर्स्ट ओपनिंग होती है, ठीक है, फर्स्ट ओपनिंग जो डिवाइड होता है 2 में, तो इसे हम प्राइमरी ब्रोनकाई कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राइमरी ब्रोनकाई, ठीक है। और इसी में फिर प्राइमरी ब्रोनकाई, दोनों को प्राइमरी ब्रोनकाई कहते हैं। द वन इज़ लेफ्ट ब्रोनकाई एंड द अनदर वन इज़ राइट ब्रोनकाई। अब आपके साथ जो लेफ्ट ब्रोनकाई है वो कदर स्मॉल है, ठीक है, छोटा है, ठीक है, और जो राइट ब्रोनकाई है वो क्या है, लार्ज है, ओके। सो यहाँ पर आपके साथ जो ब्रोनकाई की बात हमने की, तो ब्रोनकाई क्या है, जो ट्रेकिया है सी शेप्ड है, रिंग है उसमें, वो कहाँ पर डिवाइड हो गया है, यहाँ पर जो आप थोरेसिक कैविटी में जिस तरह भी इन होती है ट्रेकिया, वहाँ पर डिवाइड हो जाती हैं प्राइमरी ब्रोनकाई एंड प्राइमरी ब्रोनकाई में फिर लेफ्ट ब्रोनकाई एंड राइट ब्रोनकाई, ठीक है। आफ्टर दैट
ये ब्रोंकाई जब लंग्स के अंदर जाती हैं, किसमें, लंग्स के अंदर जाती हैं, तो ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं एंड देयर ब्रांचेस इज कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। फिर ये फर्दर किस में, ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं इनसाइड द लंग्स, इनसाइड द लंग्स, ठीक है। एंड दैट टाइप दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद यही सेकेंडरी ब्रोंकाई, जितनी भी आपके साथ सेकेंडरी ब्रोंकाई है, ये फर्दर डिवाइड हो जाती हैं अब बंचेस लाइक स्ट्रक्चर्स में एंड दैट बंचेस लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अल्वियोलाई। उसे फिर हम क्या कहते हैं, अल्वियोलाई कहते हैं। यहाँ पर आपके साथ बंचेस बन जाती हैं, ठीक है, लॉट ऑफ बंचेस, यानी हम कहते हैं कि यहाँ पर इसकी एंड हो जाती है, ठीक है। और यही सेक लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड अल्वियोलाई। अगर हम इसके सिंगुलर को देख रहे हैं तो इसको फिर अल्वियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्वियोलस कहते हैं। खैर अल्वियोलाई को अलग ही डिफाइन कर लेते हैं कि अल्वियोलाई होता क्या है या इसकी एनाटॉमी क्या है, ठीक है। सो अल्वियोलाई, लास्ट वन इज अल्वियोलाई, पैसेजवे का ये लास्ट पॉइंट है अल्वियोलाई, ठीक है। अल्वियोलाई क्या है, जैसे ही आपके साथ ब्रोंक्यूल्स हैं वो डिवाइड हो गई हैं और ब्रोंक्यूल्स जिस तरह डिवाइड हो जाती हैं तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्मॉल सेक लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाती हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ब्रोंक्यूल्स हैं और ब्रोंक्यूल्स डिवाइड हो गई हैं किस चीज़ में, शाबाश, अल्वियोलाई में, अल्वियोलाई में। जो हम कहते हैं, ये भी कह सकते हैं कि ब्रोंक्यूल्स क्या है, वो एक एंड प्रोडक्ट है किस चीज़ का, ब्रोंक्यूल्स का, ठीक है। अब अल्वियोलाई होती किस तरह है, दे आर सेक लाइक स्ट्रक्चर, दे आर सेक लाइक स्ट्रक्चर, एक थैला सा होता है, ठीक है। आप एक गुब्बारे को ले लें, बैलून को ले लें, बिल्कुल इसी तरह होता है और उसके ऊपर हमारे साथ क्या मौजूद होती हैं, कैपिलरीज मौजूद होती हैं, लॉट ऑफ कैपिलरीज आर देयर, जिसने इसको घेरा हुआ होता है, ठीक है, दे आर कैपिलरीज। और यहीं पर फिर जैसे ही कार्बन ऑक्सीजन अंदर आता है, ठीक है, तो कैपिलरीज में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं और इसके ज़रिए से क्या हो जाता है, शाबाश, गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। सो दिस वन इज अल्वियोलाई। ओके, आफ्टर दैट अल्वियोलाई के बाद, अल्वियोलाई के हम एनाटॉमी पर बात करेंगे लेकिन जब हम गैसियस एक्सचेंज का टॉपिक पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं करा क्योंकि वहाँ पे फिर दोबारा करना पड़ेगा और यहाँ पर ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी, ठीक है। इंशाल्लाह फिर जब हम गैसियस एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे कि गैसियस एक्सचेंज कहाँ पर हो रहा है, ठीक है, प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज, तो फिर हम इंशाल्लाह अल्वियोलाई के एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करते हैं, ठीक है। अब शाबाश, तो वो क्या था, लंग्स, ठीक है। अब हमारे साथ लंग्स हैं। जैसे ही ट्रेकिया डिवाइड होता है किस चीज़ में, टू ब्रोंकाई में, लाइक दैट, तो यही टू ब्रोंकाई डायरेक्टली किस चीज़ में चले जाते हैं, शाबाश, लंग्स में चले जाते हैं, दोनों लंग्स में, लाइक दैट, ओके। हियर टू पेयर ऑफ लंग्स हैं, क्या है हमारे साथ, टू पेयर ऑफ लंग्स हैं, ठीक है। एक को हम क्या कहते हैं, शाबाश, राइट वन कहते हैं और दूसरे को हम लेफ्ट वन कहते हैं, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। राइट वन कदरे छोटा होता है, शॉर्टर होता है, ठीक है, और ये लेफ्ट वन जो होता है ये लॉन्गर होता है। आपने डायग्राम से भी देख लिया होगा, ये मैंने थोड़ा सा शॉर्टर बनाया है और ये थोड़ा सा लॉन्गर बनाया हुआ है। इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, वज़न है 625 ग्राम है और जो लॉन्गर है इसकी 565 ग्राम वज़न है, ठीक है। कैपेसिटी पर हम बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह। ओके, यहाँ पर जो आपके साथ लंग्स हैं इसको डिवाइड किया गया है लोब्स में, ठीक है। The right one have 3 lobes. The one is superior, middle and inferior. 3 lobes are there, ठीक है। दूसरे वन को हमने just 2 में डिवाइड किया है, superior and inferior. सुपीरियर लोब एंड इन्फीरियर लोब, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि ये शॉर्टर क्यों होता है और ये लॉन्गर क्यों होता है।
सो शॉर्टर की वजह क्या है, यहाँ पर नीचे क्या है, डायफ्राम है। ये नहीं, ये तो हमारे साथ क्या हो गया, थोरेसिक कैविटी हो गई। थोरेसिक कैविटी में ये मौजूद है। लंग्स कहाँ पे है, थोरेसिक कैविटी में है। इसके नीचे हमारे साथ क्या है, डायफ्राम है। क्या है, डायफ्राम। दिस वन इज कॉल्ड डायफ्राम, जिसने क्या क्या होता है, शाबाश, एब्डोमिनल कैविटी को और थोरेसिक कैविटी को अलहदा किया होता है, एब्डोमिनल कैविटी। ये शॉर्टर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर इसके साथ क्या मौजूद है, लीवर मौजूद है। क्या है, लीवर है, और उस लीवर की वजह से ये कदरे ऊपर चला गया है, ठीक है, या शॉर्टर हो गया है। यहाँ पर आपको मैंने थोड़ा सा जगह दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो लेफ़्ट लंग है इसमें थोड़ा सा इस तरह से जगह है, ठीक है, और ये जगह जान की वजह से है, किस चीज़ की, दिल की वजह से, हार्ट की वजह से। सो यहाँ पर जो हार्ट के लिए जगह छोड़ी हुई है, लंग्स ने, बेचारे ने इसको जगह दिया हुआ है। सो देट जगह इज़ कॉल्ड कार्डियक नोच। इसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक नोच कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियक नोच। दो लंग्स के दरमियान यहाँ पर स्पेस है, और स्पेस को हम मेडियस्ट्रीनम कहते हैं, मेडियस्टीनम। नीचे तो नहीं चला गया, नो, मेडियस्टीनम, ठीक है। दो लंग्स के दरमियान जो जगह है उसे हम क्या कहते हैं, मेडियस्टीनम कहते हैं। अल्लाह ताला ने क्या किया हुआ, इसकी प्रोटेक्शन के लिए, हर ऑर्गन के लिए प्रोटेक्शन के लिए किसी न किसी चीज़ को ज़िम्मेदार कराया हुआ है, ठीक है, यानी रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल थोरेसिक कैविटी में है, सो उसके लिए तो फर्स्ट केज बनाया है, ठीक है, रिब केज, जिसे हम क्या कहते हैं, रिब केज कहते हैं, ठीक है, रिब्स। थोरेसिक कैविटी में है लंग्स, तो रिब केज तो हो गया। दूसरा, इसके लिए अलहदा से मेम्ब्रेन बनाए हुए हैं। अब ये डुअल मेम्ब्रेन के अंदर बंद है, एंड दे डुअल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। इसे हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड मौजूद है, ठीक है, और जो कैविटी है इसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं, प्लूरल कैविटी, एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। अब इसका काम क्या है, आपने देखा होगा बाइक प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है कि आपको शॉक नहीं लगे, ठीक है, तो उसके लिए आपके बाइक में शॉक ऑब्जर्वर फिट होते हैं। इसी तरह लंग्स के लिए अल्लाह ताला ने क्या किया है, दोनों मेम्ब्रेन बनाए हुए हैं, फिर दोनों मेम्ब्रेन में फ्लूइड को भर दिया है, ताकि अगर बाहर से कोई पुश वगैरह आ जाए, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो उसमें आपको शॉक नहीं लगे, यानी आपको नहीं, लंग्स बेचारे को शॉक नहीं लगे, ताकि वो ज़ख्मी ना हो, ठीक है। सो ये आज का हमारा टॉपिक था रेस्पिरेटरी ऑर्गन पर और रेस्पिरेटरी पैसेजवे पर। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ आया होगा, और अगर समझ आ गया है तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।